हेलो स्टूडेंट, कल बच्चों आप लोगों का फुल सिलेबस पीसीबी कंबाइंड टेस्ट हुआ सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। आई होप सभी लोगों का अच्छा पेपर हुआ होगा। अब मैं केमिस्ट्री के वो सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सेक्शन 1 के 35 और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा पेपर मिल जाएगा 200 क्वेश्चंस का विद आंसर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, ए हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया CXHY। एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज आपको दिया है 75%। तो जाहिर सी बात है बच्चों, रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग हाइड्रोजन होगा। 100 में से घटा देंगे तो 75% आ जाएगा। इन्होंने आपसे इंपीरिकल फार्मूला पूछा है। आपको मालूम है पहला काम होगा, जो भी परसेंटेज दिया गया है उसमें एटॉमिक के वेट से डिवाइड करेंगे। 12 6 ठीक है 72। पहला काम करने के बाद जो नंबर छोटा आता है, ये 6.25 छोटा नंबर है, इसका फिर से दोनों में डिवाइड करेंगे। एक दूसरा काम होगा, तो ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। ओके, तो दूसरा काम करने के बाद ये जो नंबर निकल कर आते हैं यही उसका इंपीरिकल फार्मूला बनाते हैं। सो द आंसर इज C1H4। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इंपीरिकल फार्मूला निकालना नीट के लिए बहुत ही पॉपुलर सवाल होता है। सबसे पहला काम होता है परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। जो नंबर सबसे छोटा आता है उसे दूसरे स्टेप में सभी में फिर से डिवाइड करते हैं। फिर जो नंबर निकल कर आते हैं वही इंपीरिकल फार्मूला बनाते हैं। राइट। 51 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 52। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, देखेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। ये आपको एसिटिलीन दिया गया है एंड दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, आपको मालूम है 2 मोल वाटर ऐड होगा, 2 प्लस दे दीजिए, 2 माइनस दे दीजिए। CH पर 2 OH आएंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा बीच में। ये इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा। जेम डाइऑल है, वाटर निकल जाएगा। तो व्हाट इज A? A इज एसिटाल्डिहाइड, CH3CH। इस एसिटाल्डिहाइड में आपने ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट डाला है। आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो R माइनस है ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड कटेगा, O पे माइनस आएगा जो सेकंड स्टेप में वाटर से ले लेगा H प्लस। तो आप देख सकते हैं B बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। B इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो H2 और ये O वाटर निकल जाएगा और ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो व्हाट इज C? C इज एसीटोन। C इज एसीटोन। सो द राइट आंसर इज 3rd। ये जेम डाइऑल है। मैं जरा एक बार कैमरा देख लूं, ये कलर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट एंड थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। राइट। बहुत पॉपुलर सवाल था, बहुत आता है नीट में। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे द जनरल फार्मूला CnH2nO2 कुड बी। आप लोग को मालूम होना चाहिए एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्कोहल या ईथर जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O।
राइट बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन, जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ओके, और एमीन का भी लिख सकते हैं, वो भी आपको मालूम है CnH2n+3n होता है उसका। तो आप देखिए CnH2nO2 इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए ईस्टर बोल सकते हैं। एमीन का भी लिख लो, CnH2n+3n। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3? एनहाइड्रस Na2CO3 मतलब इसमें वाटर नहीं होगा। आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट याद हो, इट इज 106। निकाल भी सकते हैं, दिया भी गया है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी का मतलब बच्चों 1/10 और नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी दी गई है इन 500 ml। आपको वॉल्यूम दिया है 500 ml। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मेलिटी दिया गया है, वेट आपसे पूछा है, आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ग्राम इक्विवेलेंट को अगर ओपन करें तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। राइट बच्चों, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी दिया गया 1/10, वेट बेटा आपसे पूछा गया है ग्राम में। बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ये सॉल्ट है, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक सोडियम पे होता है +1, तो 2 सोडियम पे होगा +2। टोटल पॉजिटिव चार्ज है 2, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 53। यहां पे रख दीजिए। वॉल्यूम ml में दिया है 500 और 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से ये गया, 2 आया, 2 से ये काटिए, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10। ये हटाएंगे, दशमलव यहां पर आ जाएगा। 2.65 ग्राम इज द राइट आंसर। ये देखिए, थर्ड इज द राइट आंसर। राइट बच्चों, सही किया ना? ओके, 2.65, सो थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मेलिटी का आपको फार्मूला लगाना था। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? ये सॉल्ट है और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 सोडियम पे +2 होगा। 2 से डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट वेट आ गया 53। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, डायरेक्ट बच्चों आंसर आएगा। राइट, 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये ड्रग का क्वेश्चन है, आपने मेरे से पढ़ा है। पॉल इरलिक he developed the medicine सलवर्सन, जिसका दूसरा नाम एसफेनामाइन भी बच्चों होता है। सलवर्सन और एसफेनामाइन को पॉल इरलिक ने डेवलप किया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको 3 बातें लिखवाई होंगी। दिस सलवर्सन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन, टॉक्सिक टू ह्यूमन, दिस इज ए आर्सेनिक ड्रग। आप जानते हैं बच्चों, इसमें एजो लिंकेज की तरह लिंकेज पाई जाती है। जैसे एजो लिंकेज होती है वैसे इसमें आर्सेनिक की लिंकेज पाई जाती है। ये सिफिलिस के अगेंस्ट काम करता है। सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज
एसटीडी होता है। सिफिलिस के अगेंस्ट ये मेडिसिन काम करती है और इस महान खोज के लिए पॉल इरलिख साहब को नोबेल प्राइज मिला। ओके, तो आप देख सकते हैं सल्वर्सन इज ए आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, जिसमें मैंने आपको ये 4 बातें और बताई। पॉल इरलिख के बारे में भी एक बात बताना चाहेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, राइट बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 खत्म होता है। चलते एक स्टेप आगे 56 में क्या पूछा है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, आप देख सकते हैं यहां पे निकाल लीजिए x + 4 × -2 बराबर -1, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, x बराबर यहां पे +7 आया बच्चों। यहां निकाल लीजिए x + 6 × -1 बराबर -2, तो बच्चों यहां पर x बराबर +4 आया। हमें +6 चाहिए, यहां पे निकाल लीजिए बच्चों x + 6 × -1 = -3, तो x = +3 आएगा यहां पर। यहां पे निकालिए x + 2 × -1 2 × -2 होगा। ऑक्सीजन की ऑक्साइड में -2 होती है, ये -1 होगा। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर कर देंगे हम लोग 0। तो सॉल्व कर लीजिए, x बराबर आएगा +6। तो इन चारों ऑप्शंस में +6 ऑक्सीडेशन नंबर किस में आई है, CrO2Cl2 में आई है। जब भी मैं ये क्वेश्चन बताता हूं अक्सर बच्चे पूछते हैं सर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ आया है, आपने इसकी -1 कैसे रख दी, ऑक्सीजन के साथ आने में तो पॉजिटिव हो जाती है। सोच तो आप सही रहे हैं लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये क्लोरीन एक्चुअली में जुड़े होते हैं क्रोमियम के साथ। दिस इज CrO2Cl2, बोले तो क्रोमिल क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2 -2 + 2, तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आया, +6, ऑक्सीडेशन नंबर होगी +6, राइट। 56 के बाद 57 बच्चों, ये भी आप लोगों को मालूम है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन होता है, एनो होता है, पैन होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसमें होता है एक्रोलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आंसर बच्चों इसका क्या होगा, ओजोन होता है, एक्रोलीन होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता, इसलिए आंसर हम लोग क्या लगाएंगे 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं। बाकी फोटोकेमिकल स्मॉग में क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। आपको मालूम है ओजोन होता है, एनो होता है, पैन होता है, एक्रोलीन होता है, राइट। फैक्ट था बच्चों, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में आएंगे। देखिए, एक गैस है, if 300 ml of a gas at 27 डिग्री सेल्सियस is cooled to 7 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको ठंडा कर दिया 7 डिग्री सेल्सियस तक एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। इट्स फाइनल वॉल्यूम विल बी, आपसे इसका फाइनल वॉल्यूम पूछा गया है। बच्चों आप समझ गए होंगे चॉल्स लॉ है, और आपको चॉल्स लॉ मालूम है, V1/T1 बराबर V2/T2। V1 की वैल्यू 300 है, T1 बच्चों केल्विन में रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिया है,
273 ऐड करेंगे वो 300 आएगा। V2 आपको निकालना है, T2 की वैल्यू 7 प्लस 273 280 हो जाएगी। ये से ये कट गया, आप सॉल्व कर लीजिए। V2 बराबर आ गया 280 ml। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। ध्यान रखिए बच्चों, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। नेक्स्ट, फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन परसेंटेज आयोनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज सिंपल ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो हमसे कहता है अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ते 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 100% हो जाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। दिस इज ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर होगा 100%, एंड दिस इज ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। At infinite dilution, a weak electrolyte work like a strong electrolyte. This is given by Ostwald. आंसर होगा 4th। 59 के बाद 60, मीथेन डिफ्यूजेस 2 times faster than gas X। ये क्वेश्चन ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर है। आइए करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन is 2 times rate of diffusion of gas X। गैस X, यहां से आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन का रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X के साथ आ गया 2:1। बच्चों आपको मालूम है ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, जो गैस नीचे लिखी है उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा और जो गैस ऊपर लिखी है उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे जाएगा। दोनों तरफ का बच्चों स्क्वायर कर दीजिए तो 4/1 बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन 12×4 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आ गया CH4। पहली जो इंफॉर्मेशन दी थी उस आधार पर आपने गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाला 64। सवाल ने मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इस गैस X का हमारे पास 32 ग्राम हो देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, मोल निकाल लीजिए तो वेट में इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए तो मोल मिल जाएगा। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1/2 और मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे Na/2। दिस इज योर आंसर। तो सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चों अब आपको समझना चाहिए इन्होंने हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे लेकिन हमको गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताया। गैस का मॉलिक्यूलर वेट सर्वप्रथम हम लोगों ने ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से निकाला, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। राइट, 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 61। यस, ये जो 61 क्वेश्चन नंबर है ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकलों की बमबारी कराई थी, जिससे रिजल्ट निकला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट इंप्लाइज एटम इज एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए,
इसका मतलब है कि एटम के अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है जो बहुत ही छोटे से स्थान पर रखा हुआ है। तीसरा पॉइंट था कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे गए वैसे ही वापस आ गए या 180 डिग्री से ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। इस रिजल्ट ये आया था दिस पॉजिटिव चार्ज पोर्शन इज रिजिड, और इस पॉजिटिव चार्ज पोर्शन को रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर न्यूक्लियस। ओके, और ये जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और बीच में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर रिजल्ट निकाला था कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ एटम की पावर 1/3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लिखते हैं R0। ये देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, जहां पे बच्चों R0 एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। दिस इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, इन्होंने न्यूक्लियस नाम का इस्तेमाल किया, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं R0 a की पावर 1/3, जहां पर a होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। ओके, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, implies atom is hollow. Few alpha particles reflected by small angle 20 degree, 30 degree, 10 degree, 5 degree, 45 degree. Means a positive charge portion is present which occupies very small space. This positive charge portion is called nucleus by Rutherford. Few alpha particle got reflected by angle more than 90 degree, या जैसे गए वैसे वापस आ गए, implies this nucleus is very rigid। और इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0 a की पावर 1/3। R0 एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। और बच्चों ये हमको याद होना चाहिए, राइट बेटा। चले 61 के बाद आपने पूछा क्या है, सारे बताने। 62 देखिए, फॉर ए रिएक्शन इफ Kp इज ग्रेटर देन Kp, डियर Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N आपने पढ़ रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। आपको मालूम है इफ डेल्टा N इज पॉजिटिव मोर देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp Kc से ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा N की वैल्यू 0 से ज्यादा है। डेल्टा N क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, पूरा लिख देते हैं, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज डेल्टा N विच इज ग्रेटर देन 0। इसको उस तरफ ले जाइए तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एग्जामिनर ने ये जो जानकारी आपको दी थी, इस जानकारी से आपको ये क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट साइड पर गैसियस मोल ज्यादा है। बच्चों फील करिए, रिएक्टेंट गोज इनटू प्रोडक्ट, रिवर्सिबल का साइन। सोचो प्रोडक्ट के अगर गैसियस मोल ज्यादा है तो प्रोडक्ट साइड का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। इन्होंने पूछा फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, अगर फॉरवर्ड साइड पर प्रेशर ज्यादा है और आपको उसी तरफ जाना है तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम। लो प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सुंदर सवाल। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, ट्रिकी सवाल होते हैं, बढ़िया सवाल होते हैं। बच्चों टेम्परेचर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा इज नेगेटिव, या एंडोथर्मिक है, डेल्टा इज पॉजिटिव,
या एक केस और भी बन सकता है, न एक्सो न एंडो, डेल्टा एस इक्वल टू 0। इसलिए टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम सिर्फ प्रेशर के बारे में बता सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल। नेक्स्ट 63 देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl आपको दिया गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। AgCl इज ए टाइप ऑफ 1:1 टाइप सॉल्ट, और 1:1 टाइप सॉल्ट के लिए आपको याद होगा KSP इक्वल टू होता है S स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह होती है कि S इज सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बट इन मोल पर लीटर। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वहां पे सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर लीटर में दिया गया है। सबसे पहले आप सॉल्युबिलिटी निकालिए मोल पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में अगर AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो ये से ये कटेगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, या मोलर बोल सकते हैं। उठा के रख दीजिए, तो KSP बच्चों हो गया 10 की पावर -10। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया कि KSP बराबर जो भी रिलेशंस होते हैं उनमें बच्चों सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर या मोलर में रखी जाती है। कभी भी धोखे से ग्राम पर लीटर में मत रख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 64। फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, बच्चों आपको मालूम होगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। मान लीजिए लिक्विड A है और ये लिक्विड B है, हमने इन दोनों को मिलाया और एक मिक्सचर बनाया। अगर ये मिक्सचर आइडियल मिक्सचर है तो आपको मालूम होना चाहिए आइडियल मिक्सचर के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। और जब इन दोनों को मिलाया तो यहां पर A और B के बीच में फोर्स लगेगा, और ध्यान रखिए फोर्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन सेम कंपोनेंट। इज इट क्लियर? हाँ, इनके एग्जांपल भी आपको मालूम है, बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन में भी वॉन्डरवॉल फोर्स है, टोलुइन में भी वॉन्डरवॉल फोर्स है। इसके एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, एथिल क्लोराइड एंड आयोडिल क्लोराइड, क्या बोल रहा हूं, एथिल क्लोराइड एंड एथिल ब्रोमाइड, आप ये बोल सकते हैं। एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, यहां पर भी एग्जांपल है, वॉन्डरवॉल फोर्स लग रहा है दोनों में। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम टाइप का होता है उनको मिलाने पर हमें आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0, और डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स वही होता है जो सेम कंपोनेंट में लगता है। एग्जांपल फिर से बोलने जा रहा हूं, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। परंतु बच्चों आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, एक बात ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कभी 0 नहीं होगा, मोर देन 0 होगा, मींस पॉजिटिव होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये दोनों हमेशा वो लिए जाते हैं जो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाए। जो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं इन दोनों का साइन वही लिया जाता है, ऑलवेज। इसलिए आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, मोर देन 0, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होगा, लेस देन 0। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, ये चीजें चेंज होती हैं, चेंजेबल, लेकिन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और गिब्स फ्री ऑफ मिक्सिंग हमेशा सेम रहता है। ये मोर देन 0 मींस पॉजिटिव, ये लेस देन 0 मींस नेगेटिव।
64 के बाद 65 नंबर देखेंगे। यस, बढ़िया सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए बच्चों, आपको एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया गया है, कंसंट्रेशन पे गौर करिए 1 मोलर। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका मतलब एग्जामिनर हमसे चाह रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। आपको मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। गॉट इट बच्चों? आइए देखते हैं। आपको मालूम होगा सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो होता है वो एनोड होता है और राइट में जो होता है कैथोड होता है। हमें चाहिए है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब गोल्ड, मतलब हमें चाहिए है Au+3 गोज टू Au वाला पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड किसने बनाया है? निकिल ने। तो हमको चाहिए है Ni+2 टू Ni। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन। यहां पर भी रिडक्शन दिखाना है और यहां पर भी रिडक्शन आपको दिखाना है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड, आप ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दो बेटा। E0 Au+3 टू Au, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है 1.5 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल Ni+2 से Ni, Ni+2 से Ni दिया गया, एज इट इज उठा के रख दीजिए। ये आ गया बच्चों। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर बच्चों आएगा 1.75 वोल्ट। ओके, आपने ये कैसे जाना कि आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है? आपने आयंस की कंसंट्रेशन देखी, 1 मोलर है, मतलब आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन, अर्थात आपको कैथोड का भी दिखाना है रिडक्शन और आपको एनोड का भी दिखाना है रिडक्शन दिखाना है, राइट। आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया, एज इट इज उठा के रख देंगे। यहां पर भी देखिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, एज इट इज उठा के रख देंगे। सॉल्व करेंगे, ये आगे। ओके बेटा, बात क्लियर हो रही है? चल 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ए सॉलिड AB हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, AB को देखते ही आपके दिमाग में आ गया दिस इज ए आयनिक सॉलिड। आइए देखते हैं आयनिक सॉलिड BCC पैटर्न में कैसे होते हैं। देखिए, जो एनायन होता है वो 8 कॉर्नर्स पर होता है। ये देखिए बेटा, B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस और B माइनस। और जो बेटा कैटायन होता है, कैटायन यहां पर बॉडी सेंटर पे रखा होता है। कैटायन यहां पे रखा होता है बॉडी सेंटर में A+। ओके, अब होता क्या है कि जितने भी ये कॉर्नर वाले एनायन होते हैं 8 के 8, ये बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बोलो, टच करते हैं। इसलिए यहां पर अगर हम इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें कि Ra+ प्लस Rb माइनस, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये दूरी जो है बॉडी डायगोनल बाई 2 हो जाएगी। और हमारे स्टूडेंट जानते हैं
बॉडी डायगोनल होता है a√3, तो आप इसको खोल के अगर लिखेंगे a√3/2। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जो आपने रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन निकाला है, हम लोग इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कहते हैं बच्चों, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, आप देखिए बच्चों, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऑफ कोर्स एक नाम ये भी दे सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.707, उठा के रख दीजिए, बराबर ए आपको निकालना है एजलेन, √3 की वैल्यू 1.732/2। आप बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, जहां तक मुझे मालूम है 4 इसका आंसर आएगा। क्या ये कलर साफ दिखाई पड़ रहा है? हाँ भाई, ये कलर भी साफ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात। ओके बेटा, तो ये दिस इज बीसीसी पैटर्न, या इसको सीजियम क्लोराइड टाइप भी कहते हैं, इसको सीजियम क्लोराइड टाइप भी कहते हैं। यहां पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, इसलिए इसको 8s/8 टाइप भी कहते हैं। और यहां पे Z की वैल्यू होती है बच्चों 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 स्टार नहीं 4 स्टार लगाइए। बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, बच्चे सोचते हैं बीसीसी पैटर्न है, Z की वैल्यू 2 होगी। नहीं बच्चों, अगर आयनिक सॉलिड होता है और बीसीसी पैटर्न होता है तो Z की वैल्यू होती है 1। सो आप देखिए, मैंने बहुत कुछ आपको रिवाइज भी करवा दिया, राइट। नेक्स्ट सवाल क्या है? यस, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है ये क्वेश्चन? व्हेन मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइज, ये देखिए रेजिन का फॉर्मेशन होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेलामाइन क्या होता है। आप लोग पिरिडीन को तो जानते हैं, पिरिडीन में एक एन होता है 6 मेंबर रिंग में, और आपको बनाने हैं 3। बाबड़ा क्लियर है? और अल्टरनेट फैशन में आपको NH2 लगाना है। बच्चों दिस ट्राइजीन, बच्चों क्या होता है बेटा बताइए? ये ट्राइजीन होता है। ट्राइजीन इतने को कहते हैं, जब 3 NH2 लगा देते हैं तो अब इसको हम लोग कहते हैं मेलामाइन। इतने स्ट्रक्चर को ट्राइजीन कहते थे, जब 3 NH2 लगा दिए इसे कहते हैं मेलामाइन। जब ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट जब पॉलीमराइज करता है तो हमें एक पॉलीमर मिलता है जिसे आप लोग मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम मेलमेक होता है। बोलो बेटा क्या होता है? मेलमेक। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं, या बच्चों इसका नाम होता है मेलमेक। तो इन्होंने आपसे मेलमेक नहीं पूछा, इन्होंने आपसे पूछ लिया है ये इंटरमीडिएट क्या होता है। बहुत ही आसान है इसको समझना। देखो बेटा, बड़ा फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे लिख दें, CH2 लिख दें, कुछ मत करो, एक NH2 का H इसको दे दो O को, तो ये बदल जाएगा CH2OH, और इस CH2 को यहां पे जोड़ दो, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। सो द आंसर इज 3rd। ट्रायाजीन, ट्रायाजीन में 3 NH2, मेलामाइन, मेलामाइन के एक NH2 में फॉर्मेल्डिहाइड को जोड़ दो, ये बन गया बच्चों इंटरमीडिएट। और जब ये इंटरमीडिएट पॉलीमराइज करता है तो बनता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या मेलमेक। इसका यूज करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। ध्यान रखिए, इसका यूज यहां लिख दे रहे, इसका यूज करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में।
आप देखिए क्रॉकरी की शॉप पे जाइए तो कभी कभी कुछ ऐसे बर्तन दिखाते हैं वो कि जमीन में फेंक देते हैं, ये देखिए माता जी हमारा बर्तन नहीं टूट रहा है, वो एक्चुअली में मेलमेक रेजिन होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एनसीईआरटी से था बच्चों। 67 के बाद 68 देखेंगे। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33 इट विल प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। मेरे भाई आपको मालूम है 21 to 30, स्कैंडियम 21 to जिंक 30, ये आपका होता है 3D सीरीज। 3D सीरीज फोर्थ पीरियड आपको मालूम होना चाहिए 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये आपके होंगे थर्ड ए से लेकर 0 ग्रुप तक। तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, दिस इज योर आंसर। 33 वाला किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? फिफ्थ ए ग्रुप को बिलोंग करेगा। अगर आपसे पीरियड पूछते तो बच्चों पीरियड हो जाता फोर्थ, और अगर ब्लॉक पूछते तो ब्लॉक हो जाता पी ब्लॉक। नेक्स्ट 68 के बाद 69 देखिए। बेटा आपको मालूम है नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्यों? आप जब देखेंगे फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। देखो बेटा नाइट्रोजन इज 2s2 2p3, ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। अगर मैं बात करूं IP1 की तो यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p3 से और यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p4 से। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देगा, मतलब इसका आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। यस, IP1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IP1 ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन वही बच्चों अगर हम लोग IP2 को कंपेयर करें, IP2 ऑफ नाइट्रोजन को IP2 ऑफ ऑक्सीजन से कंपेयर करें, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ये बचेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 2p2 से निकलेगा और ऑक्सीजन में 2p3 से निकलेगा। अब की बार ऑक्सीजन हो गया हाफ फील्ड, तो IP2 ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। खैर यहां पर IP1 का डिस्कशन था जो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। पहले ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बाद में कम वैल्यू, पहले ज्यादा बाद में कम, यही सही है। यहां पहले कम बाद में ज्यादा गलत, बराबर गलत, बराबर गलत। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? IP1 नाइट्रोजन का ज्यादा होता है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है। राइट। 61 के बाद 69 के बाद 70। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड? किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा? बहुत ही सिंपल सा है। BH4 माइनस अगर देखें, H माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मानते हैं, डुप्लेट पूरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। दिस इज BH4 माइनस। NH4 प्लस सॉरी प्लस मानना था। प्लस किस पर मानेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर मानेंगे। प्लस का मतलब है हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बच गया और इस लोन पेयर को ये इस भिखारी, इस नंगे H+ को दे देगा और सभी लोगों का ऑक्टेट और डुप्लेट संतुष्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कार्बोनेट की अगर बात करें तो बच्चों माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव में माना, 6 और 1 7, एक बॉन्ड बनाएगा।
6 और एक 7 एक बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। आंसर क्या होगा? H3O प्लस तो बहुत ही आसान होता है, वाटर, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को H प्लस को डोनेट कर देता है। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो 70 का बच्चों आंसर हुआ थर्ड। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक था। 71 देखते हैं। देखिए बेटा, ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 दिया है और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया है। क्या दिया है? माइनस। बच्चों ध्यान रखो, ये माइनस यहां पे दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली में इसका है 298.2 किलो जूल पर मोल होगा। ऑफ कोर्स जितनी भी इंथैल्पी होती हैं वो 1 मोल के लिए होती हैं, और ये दिया है माइनस का 98.2 किलो जूल पर मोल। आपसे बच्चों इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। SO2 प्लस हाफ O2 बराबर SO3। आपसे इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा। थर्मोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है हमसे। अगर किसी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए और सभी रिएक्टेंट या सभी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू रखिए। प्रोडक्ट में बच्चों SO3 है, SO3 का दिया गया है माइनस का 98.2 माइनस। रिएक्टेंट में बच्चों SO2 है, SO2 का दिया है माइनस 298.2, और O2 है बच्चों, O2 एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री लोगों का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो बेकार हो गया। माइनस का 98.2 माइनस माइनस प्लस 298.2, आंसर आएगा प्लस का 200 किलो जूल। प्लस का 200 किलो जूल। सो सेकंड इज द राइट आंसर। जब किसी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए और उसमें उपस्थित सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए, तो फार्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्मोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा सवाल था ये। 71 के बाद 72 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। बच्चों नॉन पोलर को पहचानना आपको मालूम है, जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0। और नेट डाइपोल मूवमेंट 0 बच्चों उनका होता है जो 2 कंडीशन फॉलो करें, नो लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, और दूसरा ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। इस 2 रूल के बाद 2 एक्सेप्शन है। एक्सी F4 एंड एक्सी F2, जहां पर लोन पेयर होते हैं फिर भी ये दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है इन दोनों कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है। दूर से दिखाई पड़ रहा है सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 का साझा कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, दिस इज नॉन पोलर। यही हमारा आंसर। 6 में 4 का साझा कर लिया, 2 बचे, 1 लोन पेयर, ये पोलर होगा। 7 में से 5 का साझा किया, 2 बचे, 1 लोन पेयर, ये पोलर होगा। और यहां पर देखिए
लोन पेयर तो एक भी नहीं है, लेकिन सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, इसलिए ये भी पोलर होगा। तो नॉन पोलर सिर्फ कौन सा होगा? फर्स्ट। ओके, 72 के बाद 73 देखते हैं क्या है। आपसे बच्चों पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है जितने भी लिगेंड्स हैं उनमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। जैसे इसमें कितने लिगेंड है? 3। ऑक्सलेट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। ओके, मान लो मैं आपको दे दूं ये मैं इसमें पूछूं बताइए जरा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। 2 प्रकार के इसमें लिगेंड आइए, नंबर ऑफ एथिलीन डायमीन कितने हैं? 2। इसका डेंसिटी कितना होता है? 2। दिस इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। प्लस कितने क्लोरीन है? 2। क्लोरीन की डेंसिटी कितनी होती है? 1। सबको जोड़ दीजिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंसिटी प्लस दूसरा लिगेंड का नंबर मल्टीप्लाइड बाई उसकी डेंसिटी, सबको जोड़ते जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ओके, C2O4 होता है ऑक्सलेट, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और एथिलीन डायमीन ये होता है, ये भी एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ओके, नेक्स्ट, what are the unit of equivalent conductivity? बच्चों आपको मालूम होना चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब अगर आपको इसका यूनिट बताना है तो इनके यूनिट को रखना पड़ेगा। कप्पा बराबर आपने पढ़ा होगा C इंटू एल अपॉन ए, और C बच्चों आपने पढ़ा होगा रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम सिंबल ऐसे बना देते। कंडक्टेंस उसका उल्टा होता है, तो ओम का उल्टा कर दो मोह या कर दो ओम इनवर्स। दिखाई पड़ रहा है? या साइमन भी कर सकते हैं आप, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब इस मोह को यहां पे रख दो। लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह जब मोह सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट हो गया मोह सेंटीमीटर इनवर्स। इस मोह सेंटीमीटर इनवर्स को यहां रखेंगे और नॉर्मेलिटी का यूनिट ध्यान दो बच्चों, नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है, या कभी कभी इसके स्थान पर सिर्फ लिख देते हैं इक्विवेलेंट। वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी होता है, और इसका यूनिट हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी का यूनिट आ गया इक्विवेलेंट सेंटीमीटर -3। कप्पा का यूनिट ये है मोह सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मैं यहां करके दिखा दूं? यहां पे करके दिखा रहा हूं, देखना। कप्पा का यूनिट है मोह सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, ये तो नंबर हो गया, हटाओ इसको। नॉर्मेलिटी का यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट या सिर्फ इक्विवेलेंट सेंटीमीटर -3। ऊपर ले जाइए तो मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। सो थर्ड इज द राइट आंसर। बच्चों आपने फील किया
कि मैंने इसका यूनिट आपको याद नहीं कराया। मेरे भाई, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट याद नहीं करी जाती हैं। सिंपल, उसके फार्मूले में जो जो चीजें आ रही हैं उनकी यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर दो तो उसकी यूनिट आ जाएगी। हमने देखिए ना सिर्फ आपको उसका यूनिट बताया, बल्कि 1 2 3 4 फार्मूले भी रिवाइज कराए और चारों लोगों की यूनिट भी रिवाइज कराई। राइट, तो थर्ड बच्चों इसका आंसर होगा। लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है। चूंकि हमसे एग्जामिनर सेंटीमीटर में पूछ रहा है, इसलिए लीटर के स्थान पर हमने सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल किया। (75) देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड की जरूरत होती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NO2 एंड ये देखिए नाइट्रो। तो जहां पर भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको दिखाई पड़ जाए, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सो करेगा? थर्ड, जिसके पास भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, नाइट्राइड, नाइट्रो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनेट, बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। 75 का आंसर थर्ड होगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन को लेविगेशन भी कहते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन से उन लोगों को प्यूरिफाई करते हैं जिसमें ओर और इंप्योरिटी की डेंसिटी में डिफरेंस हो। राइट बच्चों, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटी, भारीपन, और एंड इम्प्योरिटी। राइट, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। और ऑक्साइड ओर में आपने इसका एग्जाम्पल हमसे हेमेटाइट पढ़ा था। तो दूर से दिखाई पड़ा, इसका आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये भी तो ऑक्साइड ओर है, तो क्या आप लोग भूल गए कि बॉक्साइड ओर का जो हम लोग कंसंट्रेशन करते थे वो करते थे, बॉक्साइड ओर का कंसंट्रेशन करते थे बेयर्स प्रोसेस से करते थे हम लोग, अगर आपको याद हो, जहां पे लीचिंग एजेंट होता था NaOH। कैलामाइन ZnCO3 होता है और इसका हम लोग कैल्सिनेशन करवाते हैं, गर्म कर देते हैं, हमें ZnO प्राप्त हो जाता है और ZnO का कराते हैं रिडक्शन, हमको जिंक प्राप्त हो जाता है। कैल्कोपाइराइट मतलब कॉपर पाइराइट, इसका भी आपको याद होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं हम लोग, फॉलोड बाय रोस्टिंग। तो आप देखिए ग्रेविटी सेपरेशन का एग्जांपल सिर्फ कौन सा आ रहा है? हेमेटाइट बोले तो Fe2O3। कंफ्यूज मत होइए कि ये भी ऑक्साइड ओर है और ये कार्बोनेट ओर है, तो ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, हेमेटाइट ओर ही प्यूरिफाई की जाती है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि कौन सी ओर ग्रेविटी सेपरेशन से प्यूरिफाई करते हैं, तो मोटा मोटा हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि सारे ऑक्साइड प्यूरिफाई किए जाएंगे या सारे कार्बोनेट प्यूरिफाई किए जाएंगे। राइट, तो यहां पर आंसर टिक करेंगे हेमेटाइट। और हेमेटाइट को ग्रेविटी सेपरेशन से भी करते हैं और आपको मालूम होगा मैग्नेटिक सेपरेशन से भी किया जाता है प्यूरिफाई। तो एक एक ओर में दो दो मेथड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, तो आंसर बच्चों इसका क्या होगा? हेमेटाइट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सोन बाय सीरियम। बच्चों सीरियम जो होता है कि लेंथेनोइड है, लेंथेनोइड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है +3। कुछ लोग +2 भी शो करते हैं और कुछ लोग +4 भी शो करते हैं। ट्रिक आपको मालूम ही होगी, सीरियम के केस में +3 और +4 होता है।
सो सेकेंड इज द राइट आंसर। सीरियम +3+4 शो करता है। ट्रिक बता देते हैं। सम्मी अब यूरोप से टीबी खरीदो प्यारी निधि के साथ। शुरू के 3 +3 के साथ +2 शो करते हैं और बाद के +3 के साथ +4 भी शो करते हैं। इस प्रकार से आपसे सीरियम के बारे में पूछा गया था, तो सीरियम +3 और +4 दोनों स्टेट शो करता है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नोट्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है। Which of the following compound on reaction with NaOH and H2O2 येलो कलर। मेरे भाई आपको याद होगा, कोई भी क्रोमियम +3 कंपाउंड हो, जब इसकी रिएक्शन किसी एल्कली से कराते हैं, आप कोई दूसरा एल्कली भी ले सकते हैं, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, तो हमें येलो कलर क्रोमेट प्राप्त होता है। येलो कलर क्रोमेट प्राप्त होता है। तो यहां पे Cr+3 का कंपाउंड आपने क्या ले लिया, CrOH का होल थ्राइस ले लिया। राइट। 78 के बाद 79 देख लीजिए। देखिए बच्चों, आपको मालूम है सेकंड ग्रुप के जो कैटायन होते हैं उनका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनके हैलाइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे BCl2.4H2O, MgCl2.8H2O, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रेशन कम होता जाएगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए जरा। देखिए ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, बाकी नीचे के जो 3 होते हैं, अगर आप इनको सिंपल गर्म कर देते हैं तो ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में बदल जाते हैं। तो ये ऊपर वाले को अगर सीधे आपने गर्म कर दिया तो ये अपने एनहाइड्रस सॉल्ट में नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनको गर्म करने पर इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं, MgO का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपको इनको एनहाइड्रस में बदलना है तो आपको गर्म करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। HCl गैस की प्रेजेंस में अगर आप गर्म करेंगे तो एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और अगर ऐसे ही आपने गर्म कर दिया तो फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, 80 देख लीजिए बच्चों। सवाल नंबर 80 आपने पूछा है और इस प्रकार से सारे सवाल ऑलमोस्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए ये पेपर आप ले लीजिएगा। आइए, ओह देखिए थक गए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट ओके अबाउट द डाइबुरेन। बेटा डाइबुरेन तो आपको मालूम ही होगा, B2H6 जिसके अंदर बनाना बॉन्ड होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन और एक्सियल हाइड्रोजन। ये एंगल आपको मालूम होगा 120, ये होता है 97। चारों एक्सियल हाइड्रोजन और बोरॉन एटम एक ही प्लेन में होते हैं, जबकि ये दोनों जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि इसे हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड होता है। यहां पे बोरॉन sp3 होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड होता है।
आपको यह भी मालूम है ये वाले बॉन्ड लंबे होते हैं और एक्सियल वाले बॉन्ड छोटे होते हैं। BHB बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन बोरॉन और एक्सियल वाला। तो कौन सा गलत है? देयर आर 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम इन डाइबोरेन, सही है। ईच बोरॉन एटम फॉर 4 बॉन्ड, सही है। हाइड्रोजन एटम आर नॉट इन सेम प्लेन, सही है। ऑल BH बॉन्ड आर सेम, ये गलत है। एक्सियल वाले बच्चों छोटे होते हैं और ब्रिज वाले जो बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं। जहां तक याद आ रहा है 134 पिकोमीटर एंड 119 पिकोमीटर होता है, लिखवाया है नोट्स में मैंने, आप देख सकते हैं। तो 80 का बच्चों 4 हो गया। इनऑर्गेनिक बेंजीन, अगेन थर्ड डे ग्रुप का क्वेश्चन आ गया। आपको मालूम है B3N3H6 डाइबोरेन को अगर अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले एक आयनिक एडक्ट बनता है। बच्चों क्या बनता है बताइए? आयनिक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है और जिसको गर्म करने पर हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 प्राप्त होता है। ओके, क्या हमारे स्टूडेंट इस आयनिक एडक्ट को जानते हैं? बिल्कुल आप जानते होंगे, राइट। BH2NH3 का होल 4 BH4 माइनस, आपको याद होगा। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। देखिए सारी बातें तो यहां नहीं बोल पाएंगे, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि वैसे भी सारे को डिस्कस कर रहे हैं। H3PO2 हैज द नेम, आपको H3PO2 का नेम मालूम होगा। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसका एक नाम और भी होता है फॉस्फेनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। और इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है वो 1 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं फास्फोरस के साथ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। सिर्फ यही हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होता है। मतलब जब आप इसको पानी में डालेंगे तो H2PO2 माइनस और एक H प्लस प्राप्त होगा, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर बच्चों होता है 1। तो इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड वैलेंस फैक्टर हो गया 1। एसिड के वैलेंस फैक्टर को हम कहते हैं बेसिसिटी, H3PO2, राइट बच्चों। फॉस्फेनिक एसिड, ये क्वेश्चन भी आपका नीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 82 के बाद आप जरा 83 देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाइट्रोजन देगा? दूर से दिखाई पड़ रहा है अमोनियम नाइट्राइड। मैक्सिमम पानी निकाल दीजिए, मैक्सिमम 2 पानी निकलेंगे, जो बचे उसे अलग कर दीजिए। ये देखिए नाइट्रोजन गैस आपको प्राप्त हो गई, राइट। आपको मालूम होना चाहिए ये नाइट्रोजन बनाने का लैब मेथड होता है। क्या होता है? लैब मेथड होता है। लैब में हम लोग अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त होता है अमोनियम नाइट्राइड, जिसको गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन गैस। दिस इज द लैबोरेटरी मेथड ऑफ नाइट्रोजन। सो 4th इज द राइट आंसर, राइट। जरा मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि इसमें HNO3 और NO की इंप्योरिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, मुझे उसका आंसर व्हाट्सएप करिएगा। मैंने पढ़ाया है आपको, राइट। बेटा रमा, बेटा देखो जरा, ठीक है। ओह, 83 के बाद 84 बच्चों फैक्ट है, मैंने आपको बताया है। विच इज द ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ आयोडीन? द आंसर इज I2O5। कहां पर हो भाई? ये I2O5 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ये पूरी तरीके से बच्चों कोवेलेंट होता है।
बकाया जो ऑक्साइड होते हैं आयोडीन के उनमें आयनिक कैरेक्टर आता है, लेकिन I2O5 जो होता है ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड होता है। I2O5 का मैंने यूज बताया था, यूज्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड एस्टिमेशन। आप देखिए I2O5 विद CO2 प्लस आयोडीन, सो I2O5 इज द राइट आंसर। ओके, ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड होता है समथिंग लाइक दिस, IOI बॉन्ड होता है इसके अंदर। 85 देखेंगे, IUPAC नेमिंग है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करिए 3 नंबर मिल रहा है। अब जरा देखिए सब्स्टिट्यूएंट को, 1 2 3, 3 नंबर, 1 2 3, यहां से भी 3 नंबर, कहीं से भी नंबरिंग करिए 3 नंबर ही मिल रहा है। ये आपकी प्रिंसिपल चेन है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग आप कहीं से भी कर दीजिए। प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का रूट वर्ड होता है पेंट, प्राइमरी सफिक्स है 2 पे लगा है इन, सेकेंडरी सफिक्स कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये हो गया प्रिंसिपल चेन का नाम पेंट 2 इन। थर्ड पोजीशन पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट के नाम प्रिंसिपल चेन के पहले लिखे जाते हैं, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, इस 2 को आप यहां लिख दो, आप यहां लिख दो, आप आगे लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, एक ही बात है। तो 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, जो चाहे वो बोलिए, थर्ड इज द राइट आंसर। 85 के बाद 86 देखिए बच्चों क्या होगा। हमने क्या किया है, ये आपका ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। हम लोग जब भी ब्यूटेन के, नॉर्मल ब्यूटेन के हम जब भी कन्फर्मर पढ़ते हैं तो अक्सर हमेशा C2C3 बॉन्ड के अलोंग ही पूछे जाते हैं। C2C3 बॉन्ड, C1 C2 या C3 C4 बॉन्ड को नहीं देख रहे हैं हम, तो C2 में लगे हुए ग्रुप कौन कौन से हैं, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, और C3 में भी लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। ओके, आप अगर इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आप देखिए इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल लगा है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, मान लीजिए ये C3 है, और ये पीछे वाला कार्बन मान लीजिए ये C2 है, इस पर भी देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल लगा है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो इसका आपने एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों ये बनाया। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन चीख चीख कर कह रहा है कि मैं एंटी स्टैगर्ड हूं, क्योंकि सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड पर है। आप देखिए, आप देख सकते हैं सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है, ये एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर है। अब इन्होंने बोला C2 कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमा दें। C2, ये है C2, सर्किल वाला C2 है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है 1 मिथाइल। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाना, सुनना बच्चों, जब 120 घुमाओगे 60 घुमाने पर इधर पहुंचेगा और फिर 60 घुमाने पर ही इधर आ जाएगा। मतलब सर्किल को जब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो CH3 है वो यहां पर पहुंच जाएगा। ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये सर्किल है, पहले बना देते हैं C3 को, ये ब्लू से हमने C3 बनाया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये वैसे ही रहेगा। ये देखिए C3 है। अब रेड से मैं बना रहा हूं C2 को। C2 जब आपने 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये CH3 यहां चला गया, ये वाला H इस H पर आ गया, और ये वाला H मिथाइल की जगह पर आ गया। ये आपने बनाया है C3। आप ध्यान से देखिए,
CH3 जो है पास पास आ गए, ना ये एंटी स्टैगर्ड है ना ये एक्लिप्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज गॉज। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, सर C2 और C3 मेंशन नहीं था। बच्चों, आप इसको C2 और इसको C3 मान लेते तब भी आपका आंसर गॉज ही आता। राइट। 86 के बाद 87 देख लीजिए। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रोपाइलियम कैटायन, बिकॉज दिस इज ए एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एंड व्हाट इज ट्रोपाइलियम? ये देखिए, ये होता है ट्रोपाइलियम। कितने डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। 4n + 2 = 6, n = 1। यस, दिस इज ए एरोमेटिक कार्बोकेटायन। राइट आंसर इज 4। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछते तो 4। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में फर्स्ट में 3 फिनाइल है, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी आएगी, फिर सेकंड की आएगी और फिर थर्ड की आएगी। तो ये तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं और ये वाला जो है ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। राइट। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl। प्रोपीन का मतलब बच्चों है एल्कीन, और एल्कीन देती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल और वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकंड स्टेप में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और ये होगा फास्ट। HOCl में HO- Cl+ होता है, तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों अटैक करेगा Cl+। सो द राइट आंसर इज सेकंड। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावनाएं, 1,2 हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है। सो आफ्टर 88 सिंपल क्वेश्चन था। 89 आइए ब्लू पेन से करते हैं। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये रहा आइसो ग्रुप, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, ब्रोमाइड मतलब Br। हमें इसका कराना है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपको मालूम है, सोडियम से रिएक्शन होगी और इसके 2 मोल आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या होगा बच्चों? ट्वाइस NaBr निकल जाएगा और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। IUPAC नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। थर्ड इज द राइट आंसर। आपको मालूम है वुड्स रिएक्शन जो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। वुड्स रिएक्शन से हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन कार्बन का ही फॉर्मेशन करते हैं। वुड्स रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। और वुड्स रिएक्शन नहीं देता टर्सरी एल्किल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन नहीं देता, डायमर का फॉर्मेशन नहीं करता, एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करता, टर्सरी एल्किल हैलाइड। <clears throat> 89 के बाद 90 देखेंगे। कैमरा चल रहा है? चल रहा है भाई, ठीक है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन? आयोडोफॉर्म क्या हुआ? अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। आयोडोफॉर्म बोलो या हेलोफॉर्म बोलो। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? 2 लोग देते हैं।
एल्कोहल में बात करें तो वो देते हैं जिनके पास CH3CHOH ग्रुप हो, यहां पे आप कुछ भी लगा दो, उससे मतलब नहीं। और कार्बोनिल कंपाउंड में वो देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप हो, यहां पे आप कुछ भी लगा दो। ये बात कर रहे हैं एल्कोहल की और ये बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन की। देखिए बेटा, HCHO खोलो, आप देखिए हमें चाहिए CH3CO ग्रुप, यहां पे CH3CO ग्रुप नहीं है, ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3CHO आप देख सकते हैं, CH3CO ग्रुप आ गया, आप जो चाहते थे वो आ गया, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। एल्कोहल में देखिए, खोलिए, CH3 CH2OH, CH3 CHOH ग्रुप आ गया, ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। एसीटोन में दिखाई पड़ रहा है आपको CH3CO ग्रुप, ये भी देगा। तो इन चारों में कौन नहीं दे रहा है? पहला वाला नहीं दे रहा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट। फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, इसलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट। ये कंडीशन होती है, एल्कोहल में ये देखते हैं और कार्बोनिल में ये देखते हैं। 90 के बाद 91, क्लोरीन रिएक्ट विद इथेनॉल। बच्चों आपको मालूम है क्लोरीन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा इथेनॉल। आपने जब क्लोरीन वाटर से इसको ऑक्सीडाइज कराया, चूंकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि आपको याद है क्लोरीन जो होता है ऑक्सीडेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन करता है एट 1 अल्फा कार्बन, 3 H है तो 3 मोल क्लोरीन लगेगा और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग मोहब्बत में क्लोरल के नाम से जानते हैं। द राइट आंसर इज 4। तो सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन और फिर होगा सब्स्टिट्यूशन एट 1 अल्फा पोजीशन। ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लोरल का फॉर्मेशन होगा। 91 के बाद बच्चों 92 तो बहुत ही आसान है, आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन साइज के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल शेप के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ऑर्बिटल या मैग्नेटिक बिहेवियर या ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। सो द राइट आंसर इज साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? पढ़ा चुका हूं, क्वांटम नंबर मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। 93 देखते हैं। आइए बच्चों, आपको दिया है एनिलीन, द फर्स्ट स्टेप इज डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, एनिलीन का होगा डायजोटाइजेशन। व्हाट इज ए? ए इज BDC, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपने कॉपर सल्फेट से कराया, दिस सैंडमियर रिएक्शन। N2C हटेगा, वहां पे साइनाइड आएगा, बेंजोनाइट्राइल इज बी। उसके बाद आपने कराया एसिड हाइड्रोलिसिस, CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और बेंजोइक एसिड मिलेगा, दिस इज व्हाट C। तो आंसर बच्चों क्या हो गया? सेकंड। ओके, ध्यान रखिए बच्चों, ऐसा ही पेपर आपको मिलना है
याद रखिए हमें 45 में 45 सवाल सही करने हैं और हम